नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है और इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यानी कि लासा और मासा आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कि अपवर्तक किसे कहेंगे, अपवर्त किसे कहेंगे। तो अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि म सा। अगला है अपवर्त, समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा और भाग विधि से मासा ज्ञात करना, दो संख्याओं एवं उनके लासा तथा मासा के बीच संबंध ज्ञात करना और लासा तथा मासा का दैनिक जीवन में उपयोग। तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पर भूमिका में दिया हुआ है कि आप प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं इनसे भली भांति परिचित हो चुके हैं और इन संख्याओं में होने वाली जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं होती हैं वो भी आप जानते हैं। तो गुणा की संक्रिया के द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार भाग की संक्रिया के माध्यम से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्या स्वयं से या किन्हीं अन्य संख्याओं से भी पूरा विभाजित हो जाती है या विभाजन के बाद कुछ शेष रह जाता है। तो अब इस चैप्टर में आपको जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है उसका नाम है अपवर्तक। तो इस अपवर्तक के लिए यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझाया गया है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा समझते हैं। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। इसको थोड़ा और डीपली जानने के लिए यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है। तो इस सारणी को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ संख्या लिखी हुई है, एक तरफ लिखे हुए अपवर्तक। तो यहाँ पर पहली संख्या है 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अपवर्तक लिखे हैं उसमें लिखा है 1 और 2, यानी कि 2 को अगर हम विभाजित करते हैं तो वो सिर्फ इन्हीं दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। एक तो 1 से विभाजित हो जाएगी और दूसरा स्वयं से यानी कि 2 से। इसी प्रकार संख्या 6 लिखी हुई है, तो 6 को आप 1 से विभाजित कर सकते हो पूर्णतः, 2 से विभाजित कर सकते हो, 3 से विभाजित कर सकते हो और 6 से विभाजित कर सकते हो। इसी प्रकार 15 के अपवर्तक लिखे हैं 1, 3, 5 और 15 और 69 के लिखे हुए हैं 1, 3, 23 और 69 और 84 के अपवर्तक लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 और 84, यानी कि इन संख्याओं से 84 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ये सभी 84 के अपवर्तक कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि जो संख्या 1 है वो प्रत्येक संख्या का क्या होती है, अपवर्तक होती है। यानी कि 1 से तो आप प्रत्येक संख्या को विभाजित कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित हो भी जाती है प्रत्येक संख्या। और दूसरा अपवर्तक जो स्वयं संख्या होती है, तो जैसे यहाँ पर 2 का अपवर्तक 2 मिल जाएगा लास्ट में और 6 का अपवर्तक लास्ट में 6 मिल जाएगा, 15 का 15, 69 का 69, 84 का 84, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है और 1 से विभाजित। तो 2 तो ये मूल अपवर्तक हो गए प्रत्येक संख्या के। बाकी अन्य जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है वो भी उसके अपवर्तक कहलाते हैं। यहाँ पर आपको निष्कर्ष में दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। ये 2 अपवर्तक तो निश्चित होते हैं। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी कि अपवर्तक हम उसी को कहते हैं कि जो भी किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा वो उसका अपवर्तक कहलाएगा। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित सीमित होती है। यहाँ पर जो अपवर्तकों की संख्या होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, निश्चित अपवर्तक होते हैं। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। यहाँ पर आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे तो इनके जो अपवर्तक लिखे हुए हैं, तो जैसे 84 के अपवर्तक लिखे हैं तो या तो सभी क्या हैं, छोटे हैं या उसके बराबर है। बराबर होने का मतलब 84 का एक अपवर्तक 84 भी होगा तो वो उसके बराबर हो जाएगा और बाकी के अपवर्तक क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। यानी कि 84 का अपवर्तक 84 से बड़ा नहीं होगा या किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर होगा और उससे छोटे होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है अपवर्त। तो अपवर्त किसे कहते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब हम 20 बराबर 4 गुणे 5 लिखते हैं, यानी कि 20 के गुणनखंड 4 गुणे 5 के रूप में लिखते हैं, तो कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं कि यहाँ 20 संख्या 4 और 5 का गुणज या अपवर्त है, यानी कि मल्टीपल अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपवर्त है उसका दूसरा नाम गुणज होता है
जैसे 4 गुणे 5 बराबर 20, तो 4 और 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 और 5 20 के क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 24 को 2 गुणे 12 यह दर्शाता है कि 2 और 12 संख्या 24 के अपवर्तक हैं, और 24 2 और 12 का क्या कहलाएगा, एक अपवर्त कहलाएगा। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए किसी संख्या के पहाड़े में, जैसे मान लीजिए जैसे 2 का आप पहाड़ा लिखते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये सब क्या हैं, उसके गुणज कहलाएंगे 2 के। आगे दिया है कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1 2 3 4 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या का पहाड़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का, तो उसमें पहले आप क्या करते हैं, 2 को 1 से गुणा कराते हैं तो 2 एक कम 2 लिखते हैं, फिर 2 को 2 से गुणा कराते हैं तो 2 दूना 4 लिखते हैं, फिर 2 को 3 से गुणा कराते हैं तो 2 3 6, फिर 2 को 4 से गुणा कराते हैं 2 चक्कू 8, 2 को 5 से गुणा कराते हैं 2 पंचे 10। यानी कि आप क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गुणा कराते हैं तो उसका पहाड़ा आ जाता है, और वो जो संख्याएं आती हैं वो 2 की क्या कहलाती हैं, गुणज कहलाती है। इसी प्रकार 3 के पहाड़े में भी जो संख्याएं आती हैं उसमें 1 2 3 4 5 से आप गुणा करते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वो 3 की गुणज कहलाती हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 3 के गुणज अथवा अपवर्त 3 6 9 इस प्रकार से डॉट डॉट, 5 के अपवर्त 5 10 15 20 इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर एक टेबल और बनी हुई है, इसमें दिया हुआ है एक तरफ संख्या और एक तरफ अपवर्त लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या 1 है तो इसके जो अपवर्त होंगे, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। इसी प्रकार 4 5 6 से गुणा करते जाएंगे और संख्या आती जाएगी। और अगली संख्या 7 दी है तो 7 का जो पहाड़ा आप लिखेंगे, यानी कि 7 में 1 से गुणा कराएंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और डैश डैश डैश। तो किसी भी संख्या में जो प्राकृतिक संख्याएं उनसे आप गुणा करते हैं तो आगे जो संख्याएं आती हैं उसके अपवर्त कहलाती हैं। तो यहाँ पर दिया है निष्कर्ष में कि हम देखते हैं कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। तो कोई भी संख्या जो होगी वो अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त यानी कि उसका गुणज होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम 7 का देखते हैं अपवर्त, तो पहला तो 7 ही है जो कि उसके बराबर है, बाकी के जितने भी अपवर्त होंगे वो 7 से क्या होंगे, बड़े होंगे। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या अपरिमित होती है, यानी कि अपरिमित रूप से आप गुणा करते चले जाइए संख्याओं से और उसके अपवर्त आपको प्राप्त होते रहेंगे। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक अपवर्त होती है। 7 का अपवर्त 7 होगा, 8 का 8 होगा, 10 का 10 एक अपवर्त होगा। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक अपवर्त होती है। और अगला दिया हुआ है किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 डैश डैश से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक चीज आती है संपूर्ण संख्या, यानी कि संपूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया कि आइए अब हम कुछ संख्याओं के अपवर्तकों पर विचार करें। जैसे 6 के सभी अपवर्तक, यानी कि 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो 1 2 3 और 6, यानी कि 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। इनका योगफल करते हैं, इसके सभी जो अपवर्तक हैं इनका योगफल करते हैं, कितना आता है, 12 आ गया। तो जो संख्या 6 का क्या है, 2 गुना है, यानी कि 6 के जो अपवर्तक हैं उनका योग जो आया 12, वो 6 का क्या है, 2 गुना है। इसी प्रकार 28 के सभी अपवर्तक 1 2 4 7 14 और 28 होंगे। इनका जब योग किया जाएगा तो आ गया यहाँ पर 56, और 56 जो है संख्या 28 का क्या है, 2 गुना। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ देखते हैं कि 6 और 28 के सभी अपवर्तकों का योगफल 6 और 28 का 2 गुना है। तो यहाँ से वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती है। अतः 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। अभ्यास 10A में जो पहला प्रश्न दिया है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड में स्तंभ 1 दिया हुआ है और एक साइड में स्तंभ 2 दिया है। तो स्तंभ 1 में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, स्तंभ 2 में उनके अपवर्तक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 करके इधर संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं दूसरे पेज में दी हैं 32 और 36, और उनके सामने भी अपवर्तक लिखे हुए हैं। तो मिलान कराना है, तो मिलान कैसे कराएंगे उसके लिए आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संख्या लिखी हुई, जैसे 15 के अपवर्तक हमको देखने हैं जो कि मिलान कराना है इसमें, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में चले जाइए
जिन अपवर्तकों के लास्ट में 15 मिल जाए आपको, तो वही 15 के क्या हो जाएंगे, अपवर्तक। जैसे यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 1, 3, 5 और लास्ट में क्या रहेगा, 15, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है, एक अपवर्तक। तो यहाँ पर 15 को 15 वाले से मिला देंगे। और 24 का अपवर्तक ढूंढना है आपको, तो यहाँ पर देखना है कि लास्ट में कहीं 24 है, यहाँ पर नहीं है। 21 का अपवर्तक, तो यहाँ पर इन दोनों में दूसरे पेज में है, तो यहाँ पर 24 को आप मिला देंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे क्या है, 24 है। तो 21 वाले के अपवर्तक ये हो जाएंगे, 24 वाले के अपवर्तक ये हो जाएंगे। आपको लास्ट में संख्या देखनी है, वो आपको अपवर्तक पहचान में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो 32 और 36 दिया हुआ है, तो इसके अपवर्तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए लास्ट में यहाँ पे 32 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, 36 है। तो 32 वाले को 32 से मिला देना और 36 वाले को 36 से मिला देना, तो ये मिलान इनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। पहले 5 गुणज लिखने हैं, यानी कि जो संख्या दी है इनमें आपको 1 से गुणा करानी है, 2 से गुणा करानी है, 3 से गुणा करानी है, 4 से और 5 से। प्रत्येक संख्या में 1 से लेकर के 5 से गुणा करानी है। यह यूँ कह लें कि इन संख्याओं का 5 तक पहाड़ा आपको लिख देना है। तो जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो यहाँ पर 3 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। दूसरा हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा 5 तक लिख देना है। इसी प्रकार ख खंड में जो 4 दिया है, तो 4 का पहाड़ा 5 तक लिखना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20। और 5 का पहाड़ा 5 तक लिखना है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 और पचम 25 हो जाएगा। और इसी प्रकार 9 का भी पहाड़ा आपको 5 तक लिख देना है। तो पहला हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 पचे 45। तो ये प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। या इसके आगे जितने भी गुणज ज्ञात करने को कहता है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गुणा कराते चले जाएंगे, तो वो गुणज प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि संख्याएं कुछ लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है पहला 7 का गुणज, 8 का गुणज, 50 का अपवर्तक, 30 का अपवर्तक और 20 का अपवर्तक। तो यहाँ पर कैसे मिलान करेंगे, देखते हैं कि 15, अब 15 को जब ले लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 15 क्या है, 15 7 का गुणज तो है नहीं, ना तो 8 का गुणज होगा, 50 का अपवर्तक, 30 का अपवर्तक। तो 15 जो है वो 30 का अपवर्तक हो जाएगा, क्योंकि 30 के जब सभी अपवर्तक लिखेंगे तो उसमें 15 भी आएगा, क्योंकि 15 से 30 विभाजित हो जाता है। तो 15 हो जाएगा 30 का अपवर्तक। और 20 यहाँ पे जो लिखा है, तो 20 का अपवर्तक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्तक होती है। तो 20 को मिला देंगे 20 के अपवर्तक से। इसके बाद 16 ले लीजिए, तो 16 क्या है, 8 का गुणज, 8 के पहाड़े में 16 आता है, तो 16 हो जाएगा 8 का गुणज। और यहाँ पर 25 जो है वो 50 का अपवर्तक है। 50 के जब आप सभी गुणनखंड लिखेंगे उसमें 25 भी आएगा, तो 25 हो जाएगा 50 का अपवर्तक। और 35 जो है ये हो जाएगा 7 का गुणज। 7 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे या 7 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा 7 का गुणज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी कि आपको 7 के सभी ऐसे अपवर्त लिखने हैं जो 100 से कम हो। तो पहला हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम आपको लिख करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर 7 के सभी अपवर्त जो कि क्या है, 100 से कम है। तो पहला हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा 21 और चौथा हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सती 49 और 7 अट्ठे 56, 7 नवैया 63, 7.70। तो ये तो आपने 7 का पहाड़ा 10 तक लिख लिया। अब ये अभी 100 से कम है, तो और आगे इसके होंगे, तो इसमें आप 11 से गुणा करानी है। तो 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 77। इसके बाद 12 से गुणा कराएंगे तो 12 सती कितना होता है, 84। तो ये हो जाएगा 84। इसके बाद 13 से गुणा कराएंगे, 13 सती कितना होता है, 91। और उसके बाद 14 से गुणा कराएंगे तो 14 सती कितना होता है, 98। अब यहाँ पे देखिए, यदि आगे 15 से गुणा कराते हैं तो 15 सती 105 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 के सभी वो गुणज 7 से लेकर के 98 तक होंगे, जो कि 100 से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 है
कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या अभी हमने पढ़ा कि इनके जो भी संख्या है उसके सभी अपवर्तक लिखिए, उनका योग करिए और जो योगफल उस संख्या के दोगुने के बराबर आ जाए तो वो क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले 496 के सभी अपवर्तक लिखते हैं। तो यहाँ पर 496 के सभी अपवर्तक लिख लिए हैं, क्योंकि 496 क्या है, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 31, 62, 124, 248 और इसी प्रकार 496 स्वयं संख्या आ जाएगी। तो ये हो गए 496 के सभी अपवर्तक। अब इनका क्या करते हैं, योग करते हैं। तो इन सभी का जब हम योग करेंगे तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 और लास्ट में 496। इनका जब जोड़ करते हैं तो यह आ जाता है 992। इनका योग कर लेना आप। तो जब योग करते हैं तो 992 आता है, जो कि क्या है, 2 × 496 यानी कि 496 का 2 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 496 के सभी अपवर्तकों का योग 496 का 2 गुना है। 496 का 2 गुना है, 2 गुना है, इसलिए 496 संपूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगी, संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या की परिभाषा भी यही है कि उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तो वो एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक संख्या, और यहाँ पे खाली स्थान है कि फिर खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक संख्या क्या हो जाएगी, स्वयं, यहाँ पे भरना है आपको, स्वयं की क्या होती है, अपवर्तक होती है। स्वयं की अपवर्तक होती है। दूसरा है कि प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका क्या होता है, जो प्रत्येक संख्या होती है उसका पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या भरना है, अपवर्तक भरना है, यानी कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णतः विभाजित कर दे वो उसका अपवर्तक कहलाएगा। अगला है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होता है, उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, छोटा या बराबर होगा। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक होती है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का क्या होती है, अपवर्त होती है, अपवर्त होती है। और यहाँ पे 78 के अपवर्तक लिखने हैं, यानी कि 78 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो पहली संख्या हो जाएगी 1, दूसरा 2 से विभाजित हो जाता है और 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 6 से विभाजित हो जाएगी और 6 के बाद विभाजित हो गया 13 से, 13 छंग 78 होता है। 26 से विभाजित हो जाएगी, 39 से विभाजित हो जाती है और लास्ट में 78 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गए 78 के अपवर्तक।